आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। साथियों, आपको पता है, इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाए हैं कि 2024 जुलाई के महीने से 3 नए कानून लागू हुए हैं। IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह पर BNS यानी भारतीय न्याय संहिता, BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 नए कानून लागू हो गए हैं। आज के इस एपिसोड में बात करूंगा कि CRPC की जो धारा है 439 439, उस धारा 439 439 CRPC के स्थान पर BNSS की कौन सी धारा है, और साथ ये भी देखेंगे कि क्या सेक्शन 439 CRPC और BNSS की जो धारा है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ धारा का नंबर बदला है, या प्रोविजन के अंदर भी किसी तरीके का कोई बदलाव किया गया है। मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बता दूँ कि एक छोटा सा बदलाव हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी कोर्ट ज्वाइन की है, तो भी जानकारी आपके काम आएगी। आप लॉ स्टूडेंट हैं या आप किसी जुडिशरी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपको देखना चाहिए। तो साथियों, जुड़े रहे आखिर तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, सबसे पहले CRPC की धारा 439 को देखते हैं, और 439 के बाद फिर BNSS की जो धारा है इसके स्थान पर उसको देखेंगे, कंपैरेटिव रूप से डिस्कशन करेंगे, तुलनात्मक चर्चा करेंगे, और ये भी देखेंगे क्या दोनों सेम हैं या बदलाव क्या है। तो जहाँ तक सेक्शन 439 CRPC की बात है, इसको 2 सबसेक्शन में डिवाइड किया गया है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, और सबसेक्शन 1 की 2 क्लाजेज हैं, A और B। तो 439 CRPC का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में डायरेक्ट, यानी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट सत्र न्यायालय ये निर्देश दे सकेंगे। क्या निर्देश दे सकेंगे? ए में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का अभियोग है, किसी भी तरीके का अपराध, और वो अभिरक्षा में है, तो उसको जमानत पर छोड़ा दिया जाएगा, छोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति पर सेक्शन 437(3) से संबंधित कोई अपराध है, अब 437(3) क्या है? 437(3) CRPC का ये कहता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध चैप्टर 6, चैप्टर 16, चैप्टर 17 का अभियोग है। अब चैप्टर 6, चैप्टर 16, चैप्टर 17 क्या कहते हैं? IPC के चैप्टर 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध है, चैप्टर 16 में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, और सेक्शन 16 में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। तो अगर किसी व्यक्ति पर राज्य के विरुद्ध अपराध का अभियोग है, मानव शरीर के विरुद्ध मर्डर वगैरह, अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, मारपीट वगैरह, चोट, इंजरी, ग्रीवियस इंजरी, मानव शरीर के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, अगर वो अभियोग है, या ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चोरी, लूट, डकैती, इसका अपराध है, उसके ऊपर ये चार्ज लगाया गया है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत देते समय सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जैसा कि ज़रूरी समझें शर्तें इम्पोज कर सकते हैं, शर्तें लगा सकते हैं। अब साथियों, हम यहाँ तक देख लेते हैं कि BNSS की जो धारा है उसमें क्या सेम बात दी हुई है या उसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब साथियों, BNSS की धारा को देखते हैं जो CRPC के स्थान पर लागू हुई है, कि 439 CRPC के स्थान पर BNSS की कौन सी धारा है, और अभी तक जो 439 में कहा गया है CRPC में, क्या वही बातें BNSS में भी कही गई हैं? तो जब हम BNSS की धारा की बात करते हैं तो BNSS की धारा है 483 CRPC। हाँ दोस्तों, जो सेक्शन 439 है CRPC का, उसके स्थान पर है 483, और जो 439 सबसेक्शन 1 के A में कहा गया है, वही सेक्शन 483 सबसेक्शन 1 के A में कहा गया है। कोई बदलाव नहीं है अभी तक। अब सबसेक्शन B में क्या कहा गया है? 439 CRPC का सबसेक्शन B ये कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट जमानत में कोई शर्त लगाता है तो सेशन कोर्ट उसको या तो अपास्त कर सकती है, यानी डिसमिस कर सकती है, या मॉडिफाई कर सकती है।
सेम चीज सेक्शन 483 बीएनएसएस की है, तो यहां तक तो कोई बदलाव नहीं है। अब सब सेक्शन 1 में ही सीआरपीसी के एक प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो में ये कहा गया है कि अगर अपराध सेशन ट्रायल है या अगर सेशन ट्रायल नहीं है तो उसमें उम्र कैद की सजा है, तो ऐसे मामलों में जमानत एप्लीकेशन जब दाखिल होगी तो उसकी सूचना नोटिस दी जाएगी सरकारी वकील को, सरकारी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दी जाएगी। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अगर नोटिस नहीं दी जाती है तो उन रीजंस को लिखा जाएगा कि क्यों नहीं दी गई। नोटिस देना इम्प्रैक्टिकल था, संभव नहीं था, व्यवहारिक नहीं था, इसलिए नहीं दी जा रही, उन कारणों को लिखा जाएगा। ये तो वो प्रोविजो में कहा गया है सब सेक्शन 1 के 439 सीआरपीसी के। अब यही बात सेक्शन 483 बीएनएसएस में भी कही गई है, लेकिन अब यहां से ट्विस्ट शुरू होता है। ट्विस्ट क्या शुरू होता है, अब इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब साथियों, ट्विस्ट ये है कि बीएनएसएस की जो धारा है सेक्शन 483, उसमें इस प्रोविजो के अलावा जो मैंने अभी 439 सीआरपीसी का बताया, फर्दर प्रोविजो भी दिया गया, अतिरिक्त प्रोविजो दिया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि अगर व्यक्ति पर जो आरोप है वो धारा 65(2) और 70 बीएनएस का आरोप है। 65(2) में क्या कहा गया है कि अंडर 12 ईयर वीमेन के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है, 12 साल की नीचे की लड़की के साथ, और 70 में गैंग रेप, सामूहिक दुष्कर्म की बात कही गई है। तो अगर किसी व्यक्ति पर 12 साल की उम्र से कम लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना का आरोप है या सामूहिक दुष्कर्म का आरोप है और ऐसे व्यक्ति की जमानत दाखिल की जा रही है, तो जमानत एप्लीकेशन देने से 15 दिनों के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस दी जाएगी। इसमें नोटिस ना देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई भी स्थिति हो, नोटिस दी ही दी जाएगी। तो पहला तो बदलाव ये है कि फर्दर प्रोविजो करके ये बात कही गई है। अब जहां सीआरपीसी के सेक्शन 439 में 2 उपधाराएं थीं और उपधारा में 2 में ये कहा गया था कि जिस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया है उसको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है, अवरक्षा कस्टडी में लिया जा सकता है। वहीं बीएनएसएस की धारा 483 में 3 सब सेक्शन हैं। तो सब सेक्शन 1 की क्लॉज ए और बी में क्या था, क्या बदलाव हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। अब सब सेक्शन 2 है जो बीएनएसएस की धारा 483 का, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रोविजन जोड़ा गया है और वो महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि सूचनाकर्ता यानी इन्फॉर्मेंट जिसने एफआईआर दर्ज कराई है या सूचनाकर्ता की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति जमानत की सुनवाई के समय उपस्थित जरूर रहेगा। यह बात अभी तक सीआरपीसी की धारा 439 में नहीं थी, लेकिन 439 के स्थान पर बीएनएसएस की धारा जो 483 है उसमें यह सबसेक्शन 2 में जोड़ दिया गया और सबसेक्शन 3 में वही बात कही गई है जो 439 के सबसेक्शन 2 में कही गई है कि जमानत पर छोड़ गए व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है और अवरक्षा में लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए सेक्शन 483 बीएनएसएस में। एक तो फर्दर प्रोविजो कि सेक्शन 65(2) और सेक्शन 70 बीएनएस का अगर आरोपी है उसकी जमानत दाखिल की जाती है तो 15 दिनों के अंदर नोटिस दी जाएगी। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने सूचना दी है उसकी तरफ से या तो वो स्वयं या उसकी तरफ से कोई व्यक्ति जमानत की सुनवाई के समय उपस्थित जरूर रहेगा। ये 2 नई बातें हैं साथियों। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण धारा बीएनएसएस की 483 के संबंध में। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।